इस सवाल के साथ कि 24 की चुनावी लड़ाई अचानक से जातीय आरक्षण पर क्यों आई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया, सबसे पहले आपसे, ये अचानक चुनाव की जो लड़ाई है ये जातीय आरक्षण पर क्यों आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर कहा कि देखिए जो विपक्ष वाले हैं ये SC ST OBC का आरक्षण छीनकर किसी एक खास संप्रदाय को देने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बोला फिर कह रहा हूं, ये यही भारतीय जनता पार्टी है ना जिससे हम कहते हैं कि जाति जनगणना करा लो तो अभी हाँ बोलने को तैयार नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी है ना जिसने VP सिंह की सरकार के साथ क्या किया था। यही भारतीय जनता पार्टी है ना जो देश के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। अब उन्हें एहसास हो गया 2 चरण के बाद में कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराने का मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी हरा रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता हरा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे? अब हर तरह की चीजें कर रही है। अरे बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी 4 जातियां होती हैं, युवा, किसान, महिला, गरीब, यही बताती थी ना। और फिर जब वोट लेना होता तो फिर अपने आप को पिछड़े भी बताने लगे थे अचानक। तो इनको पता ही नहीं चल रहा ये जाना कहाँ चाहते हैं। अगर युवा, किसान, गरीब, जिनकी महिला की जो बात करते थे, तो युवाओं की अगर बात कर ले तो युवा तो यहाँ पे बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, छात्र के पर्चे लीक हो जाते हैं, छात्र परेशान है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तो छुपाने की बात है ही नहीं। आपने मणिपुर का देखा, चाहे महिला पहलवान देख लीजिए, और चाहे अब जो घटना आ रही है बेंगलोर से, उस पर तो मैं नाम भी नहीं ले सकता। सोचिए, रमन्ना के बारे में आप ही डिटेल बताइएगा, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको जिताने के लिए कह रही थी। और किसान की बात करेंगे तो किसान किस तरह से किसान के साथ अन्याय हुआ, किसी छुपा नहीं है। किसान 1 साल तक धरने पे बैठा है, कितने किसानों की मौतें हुई, MSP की गारंटी अभी तक नहीं। ठीक है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी? इन मुद्दों पे क्यों नहीं आती? अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है, तब अब रिजर्वेशन पे आई है। सिद्धार्थ यादव, ये 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी का यू टर्न है क्या? क्योंकि अब तक तो हम सुन रहे थे कि देखिए साहब 10 साल के विकास पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये बता रहे हैं कि साहब SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगा अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो। देखिए अनुराग जी, विपक्ष की कमी क्या है या उनकी मजबूरी क्या है? उन्होंने एक दुकान खोल रखी है जिसमें बाहर लगा रखा है बोर्ड ज्वेलरी शॉप का। वो कहते हैं कि हम अंदर अच्छे अच्छे आभूषण बेच रहे हैं, और आप अंदर जब जाएंगे तो वो पत्थर देने का काम कर रहे हैं। ये जो आरक्षण के नाम पर तुष्टीकरण करता है विपक्ष, ये जब एक्सपोज हो जाता है तो ऐसे ही बौखलाने लगता है। अब इस चुनाव में इनको इतनी मजबूरी हो गई कि ऐसी नौबत इनकी आ गई कि इनको देश के गृह मंत्री का एक डॉक्टर्ड वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ फेक वीडियो इनको समाज में चलाना पड़ा। और उसके कारण ये सोच रहे थे कि हम जो बरगलाने की एक राजनीति लगातार लंबे समय से कर रहे हैं उसको हम ठीक करते रहेंगे। आज देश का पिछड़ा वर्ग इनसे पूछ रहा है कि जब आप पिछड़ा वर्ग आयोग का विरोध करते हैं 2017 में उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए, तब आप ऐसा क्यों करते हो? कर्नाटक में OBC का आरक्षण काट करके एक धर्म विशेष को दे दिया जाता है, जिसके वोट के लालच के पीछे आप उनके भागते हो, तब आप क्यों चुप रहते हो? बंगाल के अंदर 91 में से 85 जातियों में एक धर्म विशेष को जोड़ दिया जाता है, तब आप पीछे क्यों रहते हो? ऐसे ही आंध्रा, ऐसे ही देश भर में आप देश भर में पिछड़ों के आरक्षण को काट के कम कर करके आप एक धर्म विशेष को तुष्टीकरण और वोट के कारण देना चाहो। अनुराग जी, ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि अनुराग भदौरिया बैठ करके ये एक बार भी नहीं बोलेंगे कि देश में 2 ही बार आरक्षण अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खत्म किया गया तो वो जामिया में और AMU में किया गया। अनुराग भदौरिया, बाकी पहले से एक बार चर्चा कर लो। मैं तो आपसे कहता हूं कि नहीं, मैं तो आपसे कहता हूं आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं बताइए ना। हम तो कहते हैं, हम तो हमेशा से आरक्षण के फेवर में रहिए, समाजवादी। अरे भदौरिया जी, आपने जामिया में और AMU में क्यों नहीं बोला? आप बताइए, आपको बोलना चाहिए था। से ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं? आरक्षण में हर बार। अरे भदौरिया जी, मैं तो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने जामिया और AMU के लिए क्यों नहीं बोला? आप बोलिए जामिया और AMU में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर बात ठीक है। कर्नाटक में क्या OBC का आरक्षण काट करके देना चाहिए क्या? इसकी विकास के ऊपर मैं राजनीति क्यों नहीं कर रहा हूँ? तब आप नहीं बोलेंगे भदौरिया जी, नहीं बोलेंगे। तहसीन पूनावाला, सनातन पर सवाल, उसके बाद वो खेत ठाकुर का की कविता पर बवाल, जातिगत जनगणना पर सियासत और अब आरक्षण को लेकर सियासी घमासान। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा 24 का चुनाव है ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से?
अनुराग जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, मैं इसलिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया अनुराग जी अपनी ज़िंदगी में, कि जो लोग या जो पॉलिटिकल पार्टी बेहद कमज़ोर होती है, जो चुनाव नहीं जीत सकती, जिसके पास अपना खुद का एजेंडा नहीं होता है, वो क्या करती है, वो दूसरों के बारे में बात करती है। मैंने हमेशा देखा है, दुनिया भर का उदाहरण आप देख लीजिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, वो दूसरों पे बात करती है, वो पास्ट की बात करती है। तो हम देख रहे हैं नेहरू जी से लेकर पास्ट के कास्ट, रिलीजन, ये सब चीजें हो रही है, सब चर्चाएं हो रही। असल मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। असल मुद्दे क्या है? 10 साल में आपने क्या डिलीवर किया, वो नहीं हो रही चर्चा। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उस पर चर्चा होगी तो भाजपा के जितने भी इनके समर्थक है या इनके प्रवक्ता है, ये इस पर जवाब नहीं दे सकते, माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते। इसलिए फेक न्यूज के किसी ने इधर जिक्र किया, एआई द्वारा। फेक न्यूज तो खुद माननीय प्रधानमंत्री ने फैलाया कि लोगों का मंगलसूत्र लेके, महिलाओं का मंगलसूत्र देके जिन लोगों को जो घुसपैठी उनको दिया जाएगा। और किसी में हिम्मत नहीं थी पूछने को, किसी में हिम्मत नहीं थी सिवाय तहसीन के, कि अगर 10 साल में देश में घुसपैठी है तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्या माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है कि नहीं है? 6-6 बच्चे पैदा करने वाले इस तरह के शब्द जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं, मैं जानता हूं पहले 2 फेज के रिजल्ट उनको लग रहे हैं कि वे हार रहे चुनाव, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहने के लिए कि जिनका मंगलसूत्र बिका, जिनका मंगलसूत्र उजड़ गया, वो लोग ये है, मेरी बात समाप्त होने दीजिए प्लीज, कि आज जिनको हार्ट अटैक हो रहा है और जिन वैक्सीन को आपने कंपलसरी लगाया और कहा कि इस पे सवाल नहीं पूछ सकते, आज वो वैक्सीन कंपनी ने फॉरेन कोर्ट्स में कहा है कि इससे ब्लड क्लॉटिंग होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक करने की। एक लाइन कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके जितने दर्शक है उनकी जिंदगी में किसी न किसी को हार्ट अटैक हुआ है पिछले 3 सालों में। जितने दर्शक है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है इन मौतों के लिए जिम्मेदार? इसमें चर्चा नहीं करनी है। इसलिए आप लोगों के मंगलसूत्रों पे लोगों को डरा रहे हो। जिसका मंगलसूत्र उजड़ गया उस पर आप बात कीजिए, छीना गया उस पर आप बात कीजिए। ठीक है, ठीक है। अनुप्रिया हमारे साथ हैं, जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया। सिद्धार्थ आऊंगा आपके पास। अनुप्रिया, ये तो आपका मुद्दा था, आप जब आरजेडी के साथ थे बिहार में तो लगातार दावा कर रहे थे कि देखिए 2021 में हमारा डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिला था जातिगत जनगणना पर, बाद में प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। अब आप तो प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका हिस्सा है जातिगत जनगणना को लेकर, अब आपका क्या स्टैंड है? और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है विपक्ष पर, क्या वाकई आपको लगता है इसमें दम है? आरजेडी तो आपके साथ थी, तभी जातिगत जनगणना हुई थी। नहीं अनुराग जी, बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई थी वह सभी दलों के सहयोग से हुई थी, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि हम देश में कराने में सक्षम नहीं हैं, तो आप बिहार में करा लीजिए। और बिहार में हमने कराया भी, और आप उस पर देखिएगा कि जो आंकड़े निकल के आए, और हमने यह महसूस किया कि जो भी बिहार के मुख्य विकास की मुख्य धारा से जो जाति, जो धर्म के लोग नहीं जुड़ पाए हैं, उनको हम फिर से जोड़ने का प्रयास किया। हमने आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया। तो ये किसी एक दल में फिर कहूंगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही दूरगामी सोच का नतीजा था। एज ए स्पोक्स पर्सन पॉलिटिकल करेक्ट होना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि नीतीश कुमार ने ही आरोप लगाया कि 2021 में हमारा डेलीगेशन मिला प्राइम मिनिस्टर से और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जातिगत जनगणना की हमारी मांग को खारिज कर दिया? क्या ये बात सही नहीं है कि जब सर्वोच्च अदालत में जातिगत जनगणना का मामला आया तब केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार तो जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकती, उसके बाद में यू टर्न लिया गया? अनुराग जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी बातों को रखूं, और ये मैं सच्चाई के साथ में, और बिहार की जनता जानती है कि जिस समय में यह तय हुआ था बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी, वो सभी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जो पक्ष में थी या विपक्ष थे, सबके सहयोग से हुआ। उसके बाद में जो आरक्षण की सीमाओं को भी बढ़ाया गया तो बिहार के सदन में भी यह पारित हुआ और सभी नेताओं ने सहयोग से किया। तो ये मजबूरी ये नहीं है मेरी, लेकिन हाँ ठीक है, जो देश की जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये देखिए आप पहले 2019 में जो जितने भी जाति आधारित गणना हुई है देश में, उसका रिपोर्ट कांग्रेस ने पेश नहीं किया। तो कांग्रेस के दोहरे चरित्र का जरूर उजागर होता है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनकी जितने भी इंडिया अलायंस की मंशा है, इन्हें देश की प्रगति से नहीं, इनके अपने परिवार की प्रगति से है। और दो चरण की वोटिंग के आधार पे ये देखिए इनकी बौखलाहट बढ़ गई है और तय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ यादव, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, एक सवाल आपसे। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि देखिए साहब, अगर ये सत्ता में आ गए तो हक छीन लिया जाएगा, माइनॉरिटी को दे दिया जाएगा, खासकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ था, तेलंगाना चुनाव में ये चुनावी वादा था अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज का कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का 4% आरक्षण बढ़ाकर 12% कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टी ने तेलंगाना में अपोजिशन की ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों के लिए अलग से IT पार्क बनाया जाएगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से IT पार्क।
ये वही देश है जहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मजहब के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए शायद ये डर और ज्यादा गहराता जा रहा है। अनुराग भदौरिया, आप जवाब दीजिए, फिर सिद्धार्थ यादव के पास। देखिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि विपक्ष की सरकार आ रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हार स्वीकारी है, अभी 2 दिनों से सेकेंड चरण के चुनाव के बाद में इन्होंने यही बोलना शुरू किया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मुख्यमंत्री हो सकते हैं ना, पता नहीं कितने, सॉरी, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इसके मतलब उन्होंने मान लिया हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है। तो आप समझ लीजिए ना कि जब हार दिखाई देने लगती है तो आदमी को लग गया है कि अब विपक्ष की सरकार आ रही, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अभी और 5 फेज बचे हुए हैं, तो कैसे उसमें हम फिर उसमें इस तरह के माहौल को बनाए जिससे कि थोड़ा समाज के अंदर में डिवीजन हो, जिससे हमें पोलराइजेशन हो, जिससे हमें राजनीति का फिर हमें वोट मिले। लेकिन जनता हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान करने वाली, इसलिए वो हिंदुस्तानी कहलाती है। और हिंदुस्तानियों ने तय कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटानी है, इसलिए कितने भी कोशिश बीजेपी कर ले, बीजेपी ने मान लिया है कि विपक्ष की सरकार आ गई है और 4 जून को इनकी विदाई हो रही है। सिद्धार्थ यादव, देखिए, ये आप ही की पॉलिटिकल पार्टी थी जो जातिगत जनगणना पर कुछ महीने पहले तक स्टैंड अपना क्लियर नहीं कर पा रही थी। बिहार में जातिगत जनगणना पूरे देश में हो या ना हो, इसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं था। अब लगातार जब आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, SC, ST, OBC का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा, क्या आपको लगता है वाकई बिहार की मिसाल के बाद आप जनता में अपने इस मैसेज को कन्वे करने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल क्रेडिबिलिटी का है। मैं पहले 2-3 बातों का जवाब दे दूं। पहले सबसे पहले तो मैं भदौरिया जी से आग्रह करूंगा कि जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, उन आंखों की पट्टी को खोल करके जरा बाहर निकलिए। एसी कमरों से आप बाहर निकलेंगे तो हार और जीत का फैसला आपको टीवी पे झूठ के नैरेटिव से नहीं बनाना पड़ेगा। हम तो गांव में बैठे हैं, अब दूसरी बात, अब चलिए कोई बात नहीं भदौरिया जी, अब सुनिए, अभी तहसीन भाई बोल रहे थे। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, सुन लीजिए। एसी में कौन बैठा है पता चल जाएगा। अनुराग जी, जब मैं बोल रहा था बीजेपी का झूठ जब औरों की बारी थी तो मेरी आवाज को म्यूट किया हुआ था। प्लीज अनुराग भदौरिया अलाउ करेंगे तो कैसे होगा? अनुराग भदौरिया प्लीज, केवल सिद्धार्थ। हम तो गांव में बैठे हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है, नेताओं को रहना चाहिए। मेरे को म्यूट किया हुआ था, डिरेल नहीं करते है ना। अनुराग भदौरिया प्लीज, खुद एसी बैठे उनको लग रहा सब। अनुराग भदौरिया प्लीज डिरेल नहीं करते हैं। सिद्धार्थ यादव, पॉइंट पर बात कीजिए। जी अब अभी तहसीन भाई बोल रहे थे कि जो पार्टियों को हारने का डर होता है वो औरों की बात करती है, और फिर पूरा वक्तव्य जो उन्होंने दिया वो औरों की बात करी, हमारी ही बात करते रहे। हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है अनुराग जी, हमारा कास्ट सेंसस पर भी एजेंडा क्लियर है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने जो 2011 में करवाया था उसको 2014 तक रिलीज किया? क्यों पी चिदम्बरम ने खड़े होकर के कहा था कि इफ वी रिलीज दिस डेटा इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस? कर्नाटक में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपने करवाया, आज तक डेटा क्यों नहीं रिलीज करवाया? ये लोग पिछड़ों के नाम पर मात्र राजनीति करते हैं और पीछे से बेनिफिट देना चाहते हैं किसी और को। देश का नागरिक डरे क्यों ना डरे? क्यों नहीं देश का नागरिक सोचेगा कि जब संविधान में नहीं लिखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना है तो आप प्रदेश बार प्रदेश आप देते जा रहे हैं? क्यों नहीं सोचेंगे कि आपने विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म कर दिया, पिछड़ों को आप मौका नहीं दे पाए? आप अपनी सत्ता में रहते हुए एम्स में कभी भी 27% का ओबीसी का आरक्षण नहीं दे पाए, कभी विश्वकर्मा योजना आप नहीं सो पाए, आप कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, आप कभी ओबीसी इतने मंत्री नहीं बना पाए। आज देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है तो इनको बड़ा आरक्षण याद आया। इनकी दुकान डर की है, डर की दुकान में जब तक ये रोएंगे नहीं कि हम आरक्षण बचाएंगे नहीं तो ये जाएंगे कैसे? ये लोग मात्र तुष्टीकरण से जीते हैं, उसके अलावा वो करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ सिंबॉलिक लड़ाई लड़ रही है। असलियत यह है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने कभी चाहा ही नहीं कि SC, ST और खासकर OBC का भला हो सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिहार में RJDU, JDU का उदय किसके लिए हुआ? भाजपा से लड़ाई के खिलाफ तो हुआ नहीं था, कांग्रेस से ही लड़ने के लिए हुआ था। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का उदय हुआ, कांग्रेस से ही लड़ने के लिए हुआ था, क्योंकि जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी इस तबके को वो कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई इंटेंशनली। तहसीन, 2 या 3 चीज की हम कास्ट सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले चीज सिद्धार्थ भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन 2011 में और उसके पहले भी जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा 2011 में कास्ट सेंसस जो सेंसस हुआ था उसके बाद कास्ट सेंसस हुआ। कास्ट सेंसस पे जो ऑब्जेक्शंस है ऑन रिकॉर्ड, और आप अनुराग भाई पार्लियामेंट को कवर करते, राजनाथ सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट होता था, उसमें शायद वर्तमान में उस वक्त गडकरी जी अध्यक्ष थे, मुझे याद नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में गया था। ये कमिटमेंट हुआ था राजनाथ सिंह जी का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एरर्स को हम क्लियर करते, जो भी सरकार आएगी वो रिलीज करेगी। 2014 के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री बने,
वो अध्यक्ष पद से रिजाइन किए भाजपा के। उन्होंने दोबारा से फ्लोर ऑफ द हाउस कमिट किया था कि ठीक है, कास्ट सेंसस आ गए, एरर्स क्लियर हो गए, अब हम इसको रिलीज करेंगे। डेटा किसके पास है? वर्तमान सरकार के पास। 2014 से लेके आज हम 2024 में वो डेटा रिलीज नहीं किया। कांग्रेस ने गलत की, चलो कांग्रेस पार्ट के बाद चलेगी, आप तो 10 साल से थे, क्यों नहीं किया? डेटा आपके पास है। दूसरी चीज, लेकिन तहसीन भाई, माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूं। मत तोड़ना, क्योंकि आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा फ्लो मत तोड़िए, क्योंकि ये झूठ पकड़ना बहुत जरूरी है। 2021 में वापस से सेंसस करना था। जितने भी हमारे मुल्क है जो इसकी सिग्नेटरीज है सेंसस के, सबने किए सिवाय भारत ने कोविड को लेकर। आज तक वो नहीं किया। क्यों? 2021 का सेंसस ने कोविड बता के बाकी सारे मुल्कों ने किया, आपने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आंकड़े सामने आए, तो क्या बिहार के मॉडल पर कांग्रेस शासित राज्यों में ये पहल नहीं हो सकती थी? यस, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप बार बार रोकेंगे तो आप दर्शक में फ्लो टूट जाएगा। मुझे हर सवाल पता है, मैं जवाब देता हूं। अब आते हैं स्टेट्स के ऊपर, तो देखिए भाजपा ने रिलीज नहीं किया। अब आते हैं स्टेट्स पे, इसमें कोई गलत न्यूज नहीं है। अब आते हैं स्टेट्स पे। स्टेट्स सेंसस नहीं कर सकता, स्टेट सर्वे कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार थी बिहार के अंदर, सर्वे किया, सर्वे रिलीज। कर्नाटक पे बोलो, सर्वे के हिसाब से जो एक्शन लेना था वो एक्शन भाजपा आते ही वो एक्शन नहीं लिया। अब आते कर्नाटक के ऊपर, जिसमें लोग ने ऑब्जेक्शन करते। आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने पहले एक अमेंडमेंट लाया कि केस के राज्य सर्वे भी नहीं कर सकते। लड़ाई के बाद दूसरा अमेंडमेंट लाया कि आप सर्वे कर सकते हो। अब इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद वो सर्वे रिलीज होगा। और मैं आपको एक वादा करता हूँ, उस सर्वे के हिसाब से जो आप देखिए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अपनी बात रखते हैं, बेबाक टिप्पणी करते हैं, लेकिन आप जो ये कमेंट कर रहे हैं ना सर, स्टेट्स की गंभीरता को लेकर, स्टे को लेकर, सर्वे को लेकर, ये थोड़ा ईमानदार नहीं है। बिल्कुल, स्टेट सेंसस नहीं कर सकते, सिर्फ सर्वे कर सकते। लेकिन उसके बाद भी बिहार ने तो जातिगत जनगणना को लेकर आंकड़ा जारी किया ना। नहीं, मेरा सबमिशन ये है कि क्या हिमाचल, तेलंगाना या बाकी राज्यों में ये पहल नहीं कर सकती थी कांग्रेस पार्टी? एक मिनट, मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। बिहार में कास्ट सर्वे किया, कर्नाटक में कास्ट सर्वे किया, बिहार में कास्ट सर्वे रिलीज किया। उस कास्ट सर्वे के हिसाब से जो लोग पिछड़े थे उनको नौकरियां मिलती, उनको वो अधिकार मिलता। लेकिन भाजपा की सरकार आई, उस पर एक्शन नहीं ले रही। कर्नाटका के अंदर सेम कास्ट सर्वे हुआ, भाजपा ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ली, कास्ट सर्वे लेने का पावर ले ली और कास्ट सर्वे गोल घुमा दीजिए, बोलिए पावर करने का। लेकिन सिद्धार्थ, ये तकनीकी बातें अलग करके जो सीधा सवाल अनुराग भदौरिया खड़ा कर रहे हैं वो ये कि आपके पास विकास के मुद्दे गिनाने के लिए नहीं है क्या चुनावी रैलियों में? क्यों आप आरक्षण का खौफ लगातार दिखा रहे हैं? क्यों आप मुसलमानों से डर पैदा कर रहे हैं? अनुप्रिया, मैं आऊंगा। देखिए अनुराग जी, हम तो विकास पर ही बात कर रहे हैं। हम देश की जनता के बीच में मोदी की गारंटी को लेकर के गए थे। अगर इन लोगों को फेक वीडियोस नहीं चलानी होती तो फिर ये बात नहीं आती। पर आज हम कह पा रहे हैं अगर कि ये दौर जा चुका कांग्रेस जैसा। आज बाटला हाउस के एनकाउंटर पे कोई देश में रोता नहीं है, देश भर में आतंकवाद खत्म होता है। आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती है, आज 370 हटती है, आज खून की नदियां नहीं बहती हैं, बॉर्डर हमारे सिक्योर हैं, 5 मेट्रो की सिटीज थी आज 20 हो गई। और देखिए अनुराग जी, यही बात होती है, जैसे विकास की बात होने लगी भदौरिया ये सुन नहीं सकते। ये है सच्चाई। आप मेरे से विकास पर पूछिए, मैं आपको बताने लगूंगा, पर भदौरिया जी तुरंत आ जाएंगे बाहर कूद कर। उनको पता है कि जो 60 साल में ठीक है, मैं भदौरिया जी आखिर में आऊंगा आपके पास। माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन अनुप्रिया, क्या 2024 में भी, क्या आजादी के 75 साल बाद भी जो चुनाव है वो मंडल कमंडल के दौर की तरह होगा क्या? नहीं, अनुराग जी, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन जो विकास करेंगे और जो हम पैमाना तैयार करेंगे कि बिहार की तमाम जो भी जनता है उसकी विकास होगी, इन बातों को हम तो मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किए, हम अपने कामों के आधार पे हैं। और बिहार की जनता जब जान रही है वो काम है। विपक्ष ये ढोंग कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल लिया जाएगा, संविधान का हवाला दे करके। जिनके राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, जिन पार्टियों के नेताओं में भागदौड़ लगी है कि उनके पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता टिक नहीं रहे हैं, उनके यहाँ कैंडिडेट जिनको नहीं मिल रहा है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास करें। और 75 साल के बाद में भी अगर देश में अगर सभी जाति, सभी धर्मों का विकास की मुख्यधारा से जुड़ाव नहीं होगा, तो अनुराग जी, हमारी राजनीतिक पार्टी होने और सत्ता में होने का कर्तव्य होता है कि सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़े। अनुराग भदौरिया, प्रयास रहेगा। ठीक है अनुराग भदौरिया, 2009 के आंकड़े 2014 और 19 के मुकाबले ये बताते हैं कि 9 में यूपीए को ओबीसी वोट ज्यादा मिले थे, बड़ी संख्या में सीट मिली थी। 14 और 19 में आंकड़ा खिसक गया क्योंकि ओबीसी यूपीए के साथ नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा विवाद है, नैरेटिव है, इससे इंडिया गठबंधन को मुश्किल हो सकती है, ओबीसी खिसक सकता है? देखिए, जो एनडीए गठबंधन है उसकी मुसीबतें बढ़ गई है, वो जनता की नजर से उतर गया है। और जनता मतलब हर वर्ग की जनता,
हिंदुस्तान की जनता, हर हिंदुस्तानी की नजर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उतर चुकी है। अब उनका हारना तय है। जहां तक जेडीयू के साथी की बात है, तो जेडीयू को तो आप जानते ही हैं, जेडीयू में जाति जनगणना की हम जब थे तो हमने जाति जनगणना करवा ली। अब जेडीयू के प्रवक्ता ये भी नहीं कह रहे हैं जाति जनगणना के बारे में बीजेपी के साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे। हम थे इनके साथ तो हमने नौकरियां दे दी युवाओं को, 5 लाख रुपए, 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था और हम नौकरियां दी। भदौरिया जी तो सच बात बोलिए और मेरे चैनल से भी आग्रह है, या तो आप सबको अनम्यूट रखा करिए या सबको म्यूट रखा करिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भदौरिया जी सबके बीच में बोल सकते हैं, उनको उत्साहित नहीं करती है। मेरा अनुराग दीक्षित जी, मेरा बस आपसे इतना आग्रह है, हम वैसे ही किसी के बीच में नहीं बोलते, या तो सबके माइक म्यूट रखे जाएं या अनम्यूट रखे जाएं। भदौरिया जी तो सबके बीच में बोलेंगे और झूठ बोलेंगे अपनी बारी पे, और अब हम अच्छा झूठ बोले, मैंने युवाओं की बात करके झूठ बोला, महंगाई की बात करके झूठ बोला, बेरोजगारी की बात करके झूठ बोला, महिला समस्या की बात करके झूठ बोला। केवल सिद्धार्थ और अनुराग भदौरिया, सिद्धार्थ जरा करेक्ट कीजिए अनुराग भदौरिया को। ये झूठ है कि हमने ये झूठ है कि आदरणीय नीतीश जी के बारे में आप लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या नहीं कहा था नीतीश जी के बारे में, आपने बताया झूठ है। नीतीश जी ने विधानसभा में बोला था, पॉपुलेशन कंट्रोल पे जब बोला था तब आप लोगों ने क्या क्या नहीं बोला था। आप उनका नहीं, उनके बारे में क्या क्या गलत आपने नहीं बोला। और आप अभी भी डिप्टी सीएम है, उसने लालू जी की बेटी